गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का जो 15 चैप्टर चल रहा है जैव विविधता और उनका संरक्षण, उसकी अगली वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में आपको मैं जैव आरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व स्फीयर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर जीवों को संरक्षित करके रखा जाता है। वन्य जीवों को संरक्षित करके रखे जाने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जैव आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व या बायो रिजर्व स्फीयर। जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर मनुष्य के क्रियाकलाप जो है ना के बराबर होते हैं। जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करके रखा जाता है। आरक्षित शब्द जो है रिजर्वेशन से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जीवों के लिए आरक्षित किया हुआ क्षेत्र है जहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ ना के बराबर होती हैं। ठीक है, केवल पर्यटन की इजाज़त होती है। ठीक है, और जनजातियों के लिए कृषि की व्यवस्था होती है केवल, इसके अलावा कोई भी मानवीय क्रियाकलाप नहीं होते। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व या बायो रिजर्व स्फीयर, जैव आरक्षित क्षेत्र। ये कमेटी बनी थी जिस कमेटी का नाम है MAB कमेटी, मेन एंड बायोस्फीयर कमेटी। इस कमेटी की स्थापना हुई थी सन 1971 में, और इस 1971 में जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी के द्वारा इस बायो रिजर्व स्फीयर की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये कमेटी जब इंडिया में आई तो इस कमेटी का नाम हो गया INMABC, इंडियन नेशनल, बाकी सेम, इंडियन नेशनल मेन एंड बायोस्फीयर कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय मानव और जैव आरक्षित कमेटी का निर्माण किया गया 1973 में। 1971 में जो है इंटरनेशनल लेवल पर बनी जिसका नाम MAB, और इंडियन कमेटी कब बनी? 1973 में। और 1973 में जो है कितने जैव आरक्षित क्षेत्र? 13 जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में जो है 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है। वर्तमान में कितने हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र। परिभाषा याद रखना, ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करके रखा जाता है, जैव आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की स्थापना MAB कमेटी द्वारा की गई थी। ठीक है, बायोस्फीयर कमेटी के द्वारा, मेन एंड बायोस्फीयर कमेटी। अब ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, इनके बनाने के कोई ना कोई क्या है? उद्देश्य हैं। तो कुछ उद्देश्य हैं यहाँ पर। सबसे पहला उद्देश्य याद रखना, संरक्षण किसका करना? कंजर्वेशन, वन्य जीवों का संरक्षण। सबसे पहली चीज़ है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इस जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। दूसरा, शिक्षा, इन वन्य जीवों के संबंध में जनता को विभिन्न बातों के बारे में शिक्षित करने के लिए भी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। फिर दूसरा, जागृति या जागरूकता लाने के लिए, जनता में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। और चौथा और आखिरी है, याद रखना, जानकारी। पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जैव आरक्षित क्षेत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव पाए जाते हैं, उन जीवों की जानकारी जो है जैव आरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से ही दी जाती है। इन 3-4 उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। अब 18 जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें से ये 6-7 जैव आरक्षित क्षेत्र प्रमुख हैं, जिनके नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र। 7 के आपको अच्छे से नाम याद रख लेना। ठीक है, ना मा और सा। 7वां क्या है? सा। ठीक है, ये 7 जैव आरक्षित क्षेत्र। पहला नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ? 3। और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। 3 कौन कौन से राज्यों में? तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। 3 राज्यों में इसकी सीमा फैली हुई है। नीलगिरी सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। स्थापना 1986 में की गई और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। दूसरा, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये नंदा देवी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई 1988 में।
ठीक है, 1988 में उत्तर प्रदेश में। फिर अगला आता नाकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, तीसरे का नाम क्या है, नाकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना कहाँ पर, मेघालय में हुई है। अगला आता है निकोबार जैव आरक्षित क्षेत्र, इसका नाम स्थान नाम से बदल गया, अंडमान निकोबार में इसकी स्थापना की गई, अंडमान निकोबार। अगला मानस जैव आरक्षित क्षेत्र, अगला कौन सा है, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र, जो कि असम में है। अगला आता है मन्नार जैव आरक्षित क्षेत्र, अगले का नाम क्या है, मन्नार जैव आरक्षित क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु में है, इन तमिलनाडु में है। और सातवां आता है सुंदरवन जैव आरक्षित क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये 7 प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, इनके नाम अच्छे से आप याद रखें, ठीक है। और सबसे पहले को अच्छे से याद रख लेना, नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र, जो कि 1986 में स्थापित हुआ था सबसे पहला, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई। अब ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे मान लो ये जैव आरक्षित क्षेत्र बना दिया मैंने, ये जैव आरक्षित क्षेत्र है, इतना, ठीक है। इस जैव आरक्षित क्षेत्र को जो है 5-6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, जैव आरक्षित क्षेत्र को 5-6 भागों में बांटा गया। सबसे पहले भाग का नाम है कोर क्षेत्र, सबसे पहले भाग का नाम क्या है, कोर क्षेत्र, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोर क्षेत्र कहा जाता है। प्राकृतिक आवास में जीव जंतु और पेड़ पौधों को रखा जा रहा है। फिर आता है अगला वानिकी क्षेत्र, नाम से स्पष्ट हो गया, काहे के लिए, विभिन्न प्रकार के वनों के लगाने के लिए, वनों के निर्माण के लिए। अगला क्षेत्र है वानिकी क्षेत्र, जहाँ पर पहले वन हुआ करते थे, किसी कारण से समाप्त हो गए, अब वापस से उनको वनों के लिए आरक्षित कर रखा है, उसको बोल दिया वानिकी क्षेत्र। वानिकी क्षेत्र के बाद अगला क्षेत्र आता है यहाँ से यहाँ तक का कृषि क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। ये कृषि क्षेत्र जनजातियों के द्वारा कृषि के लिए आरक्षित करके रखा हुआ है, कृषि क्षेत्र हो गया। कोर क्षेत्र, जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रखे जाने वाला क्षेत्र, कोर क्षेत्र। फिर वानिकी क्षेत्र, जहाँ पर वन लगाए जा रहे हैं केवल। फिर आ रहा है कृषि क्षेत्र, जहाँ पर केवल जनजातियों को कृषि की व्यवस्था दी गई है। फिर ये आता है बीच में, इसको बोलते हैं पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, यहाँ पर केवल घूमने और फिरने की इजाज़त दी जाती है, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र। उसके बाद 5वां और आखिरी क्षेत्र आता है, ये बचा हुआ ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं पुनः स्थापन क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जो किसी कारण से क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था, और उसे वापस से डेवलप करना है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पुनः स्थापन क्षेत्र। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को इन 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, ठीक है। ये मैंने असीमित, जिसकी कोई निश्चित बाउंड्री नहीं है, जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया, और उस क्षेत्र के अंदर 5 भाग बताए हुए हैं कि कौन कौन से भाग में क्या क्या होता है। तो ये अपना टॉपिक था जैव आरक्षित क्षेत्र। अब अगले टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ कि जो जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जंतु उद्यान, जंतु अभ्यारण्य, जो मैंने इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण में केवल नाम बताए थे, उनका डिटेल अब मैं आगे बताऊँगा। थैंक यू।